नमस्कार साथियों, अदम्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कल हमने हस्तकला पढ़ी थी, हस्तकला को कंप्लीट कर लिया था। अब हमारा अगला जो टॉपिक आता है वो आता है वेशभूषा। क्या आता है? वेशभूषा। क्योंकि ये जो टॉपिक है ये इससे रिलेटेड है, क्योंकि उसके अंदर हमने क्या कह रहे, लहरिया पढ़ा, मोठड़ा पढ़ा, है ना, और क्या पढ़ा, पोमचा पढ़ा, पीलिया पढ़ा। तो ये वेशभूषा जो है वो भी उससे कहीं ना कहीं रिलेटेड है, इसलिए हम इसको इसके साथ में ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वेशभूषा। वेशभूषा क्या होती है, इधर ध्यान देंगे सभी। वेशभूषा, देखो, वेश का मतलब तो हो गया वस्त्र। क्या हो गया? वस्त्र। और इस भूषा का मतलब है आभूषण। क्या है? आभूषण। तो ये वाला जो टॉपिक है हमारा वेशभूषा, इस वेशभूषा टॉपिक के अंदर हम दो चीजों को कवर करेंगे। एक तो करेंगे वस्त्रों को कवर, एक करेंगे आभूषणों को कवर। तो वस्त्र जो है, वस्त्र भी दो प्रकार के हैं। पुरुषों के वस्त्र अलग है, स्त्रियों के वस्त्र अलग है। आदिवासी जाति है तो आदिवासी जाति के अंदर भी पुरुषों के वस्त्र अलग है और स्त्रियों के वस्त्र अलग हैं। इसी तरह से जैसे हम किसी क्षेत्र विशेष की बात करते हैं, जैसे जब हम पूरे राजस्थान की बात करें या चाहे पूरे भारत की बात करें, तो हम किसी क्षेत्र विशेष के लोगों को उनके पहनावे से पहचान लेते हैं। जैसे मराठी लोग हैं तो वो धोती स्टाइल में साड़ी पहनते हैं। यही धोती स्टाइल की साड़ी कथोड़ी जनजाति के अंदर क्या कहलाती है? ढेपाड़ा कहलाती है। जब इस धोती की टाइप की साड़ी को कथोड़ी जनजाति पहन लेती है तो उसका नाम परिवर्तित हो जाता है। तो क्षेत्र विशेष के हिसाब से वेशभूषा का क्या हो जाता है? नाम परिवर्तित हो जाता है। पर जैसे हम कहते हैं कि गुजरात है तो गुजरात के अंदर हम लोग देखते हैं काठियावाड़ी प्रिंट के कपड़े पहनते हैं वो लोग। और आदिवासी जो जनजाति है उसके अंदर आभूषणों का प्रचलन क्या है? सर्वाधिक है। क्यों है? वो भी कैसे? चांदी के आभूषणों का प्रचलन सर्वाधिक है। पर हमारे अभी तो पूरे राजस्थान के अंदर या मारवाड़ क्षेत्र के अंदर या मेवाड़ क्षेत्र के अंदर सोने के आभूषणों का प्रचलन है। तो वहां हम आभूषण की चर्चा जब करेंगे तो चांदी के आभूषणों की भी चर्चा करेंगे, यानी कि आदिवासी जनजाति के आभूषणों की चर्चा भी करेंगे और जनरली जो सभी लोग पहनते हैं उन आभूषणों की भी चर्चा करेंगे। वस्त्र जो है वो दो प्रकार के हैं, एक है पुरुषों के वस्त्र और एक है स्त्रियों के वस्त्र। एक है पुरुषों के वस्त्र और एक है स्त्रियों के वस्त्र। इन्हीं वस्त्रों में आदिवासी जनजाति के वस्त्र हैं। आदिवासी जनजाति के वस्त्र, आदिवासी जनजाति के वस्त्र। इसमें भी दोनों अलग अलग हो जाएंगे, पुरुष और स्त्री। पुरुष और स्त्री क्या होंगे? अलग अलग हो जाएंगे। अब कहते हैं कि स्त्री के जो वस्त्रों की जानकारी मिलती है, स्त्री के जो वस्त्रों की जानकारी मिलती है वो मिलती है कौतूहल ग्रंथ से। किससे मिलती है? कौतूहल ग्रंथ से। स्त्री के वस्त्रों की जो जानकारी मिलती है, पुरुषों की नहीं, केवल स्त्री के वस्त्रों की जो जानकारी मिलती है वो मिलती है कुतूहल ग्रंथ से। कुतूहल ग्रंथ से, कुतूहल ग्रंथ से। तो वेशभूषा में दो शब्द हैं, वस्त्र और आभूषण। आभूषण जो है वो दो प्रकार के हैं। चांदी के हैं तो वो आदिवासी जनजाति को प्रेजेंट करेंगे और अगर सोने के हैं तो वो पूरे किसी राजस्थान के क्षेत्र विशेष को प्रेजेंट करेंगे। वस्त्र में भी दो तरह के वस्त्र हो गए, पुरुषों के वस्त्र और स्त्रियों के वस्त्र। इसमें भी वस्त्र में आदिवासी जनजाति के वस्त्र हैं जो कि पुरुष के भी हैं और स्त्री के भी हैं। और स्त्री के वस्त्रों की जानकारी किससे मिलती है? कौतूहल ग्रंथ से मिलती है। किससे मिलती है? कौतूहल ग्रंथ से। चलें आगे। पुरुषों के वस्त्रों में सबसे पहला वस्त्र आता है पगड़ी। पुरुषों के वस्त्र, इन पुरुषों के वस्त्रों में सबसे पहला जो वस्त्र आता है वो आता है पगड़ी। सिर से शुरुआत करेंगे हम, और सिर से शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा? पगड़ी। पगड़ी जो पहनी जाती है वो सबसे ज्यादा प्रचलित है मेवाड़ की। कहाँ की प्रसिद्ध है? मेवाड़ की। प्रसिद्ध कहाँ की है? मेवाड़ क्षेत्र की, यानी कि उदयपुर की। क्योंकि उदयपुर की जो पगड़ी है वो बंधाई में सबसे ज्यादा क्या है? फेमस है। जैसे जोधपुर का साफा फेमस है और उदयपुर की जो पगड़ी है वो बंधाई के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। तो मेवाड़ क्षेत्र में हम उदयपुर को कंसीडर करते हैं किसके लिए? पगड़ी के लिए। पगड़ी होती क्या है? देखो, पगड़ी ऐसा होता है कि जैसे कि इसकी क्या होती है? लंबाई तो ज्यादा होती है। क्या होती है? लंबाई ज्यादा होती है, परंतु चौड़ाई क्या होती है? कम होती है। लंबाई ज्यादा होती है परंतु चौड़ाई क्या होती है? कम होती है। यही डिफरेंस साफे का मैं पहले बता देती हूँ इधर साफे में। पर साफा कैसा होता है? लंबा कम होता है और चौड़ा ज्यादा होता है। लंबा कम, पगड़ी से कम लंबा होता है और चौड़ा ज्यादा होता है। तो ये दोनों अंतर है इन दोनों के बीच में। ठीक है, इसको आगे लेंगे अपन। पगड़ी जो है उसकी क्या है? लंबाई ज्यादा है और चौड़ाई क्या है? कम है। लंबाई ज्यादा और चौड़ाई क्या है? कम है। पगड़ी का जो संरक्षक कहा जाता है, पगड़ी का संरक्षक,
यानी कि पगड़ी को जो बचाने का काम किया, या मतलब पगड़ी को जो संरक्षण दिया है वो दिया है अकबर ने। किसने दिया है? पगड़ी को संरक्षण किसने दिया है? अकबर ने। पगड़ी क्या है? मेवाड़ी आन बान शान का प्रतीक है। किसका है? मेवाड़ी आन, पगड़ी मेवाड़ी आन बान और शान का प्रतीक है। शान का प्रतीक है। मेवाड़ी आन बान और शान का प्रतीक है। मैंने आपको मोटड़ा बताया था, तो मैंने बताया था मोटड़े की पगड़ी किस अवसर पर बांधी जाती है? विवाह के अवसर पर। और अगर लहरिया, जैसे लहरिया वाली पगड़ी है, तो वो कब मानी जाएगी? सावन के मास में, सावन या भाद्रपद के मास में। और अगर जब ये लोग क्या करते हैं? केसरिया करते हैं, यानी युद्ध में जाते हैं, तो किस रंग की पगड़ी पहनते हैं? केसरिया पगड़ी पहनते हैं। अगर शिकार करने जाते हैं, तो शिकार करने जाते वक्त कैसी पगड़ी पहनी जाती है? खाकी कलर की पगड़ी पहनी जाती है। कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? खाकी कलर की पगड़ी पहनी जाती है। तो विवाह के अवसर पर पहने जाने वाली पगड़ी, विवाह के अवसर पर पहने जाने वाली पगड़ी, विवाह के अवसर पर पहने जाने वाली पगड़ी क्या कहलाती है? मोठड़ा। क्या कहलाती है? मोठड़ा। एक होता है युद्ध पर जाते समय, युद्ध पर जाते समय केसरिया रंग की पगड़ी। कौन से रंग की पगड़ी? केसरिया रंग की पगड़ी पहनते हैं। युद्ध पर जाते समय क्या करते हैं? केसरिया रंग की पगड़ी पहनते हैं। और शिकार पर जाते समय, शिकार पर जाते समय, शिकार पर जाते समय खाकी रंग की पगड़ी पहनी जाती है। खाकी रंग की, खाकी रंग की पगड़ी पहनी जाती है। अब मैंने आपको केसरिया बताया। केसरिया का मतलब क्या होता है? मैंने बोला युद्ध पर जाते हुए केसरिया ही पगड़ी पहनते। क्यों? एक टर्म होती है साका, सुना है सबने? क्या होता है साका? जब ऐसी स्थिति हो जाती है कि किले के अंदर सब तरह के भोज्य पदार्थ क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। हर तरह की सामग्री किले के अंदर खत्म हो जाती है, और बाहरी जब कोई आक्रमण होता है तब किले के अंदर रहने की जो है व्यवस्था क्या हो? खत्म हो जाए। यानी कि किले के अंदर भोज्य सामग्री भी खत्म हो गई, पानी के लिए भी सामान खत्म हो गया। अब मतलब अंदर, किले के अंदर सर्वाइव करना हमारा क्या है? मुश्किल है। तब क्या करते थे राजा महाराजा? राजा महाराजा क्या करते थे कि केसरिया पगड़ी धारण करके केसरिया करते थे। केसरिया का मतलब क्या होता है कि जो राजा हैं वो तो जाएंगे युद्ध में, और पीछे से जो रानियां बच जाएंगी, ताकि उनके आन बान की रक्षा है, तो वो क्या कर लेती थी? जौहर कर लेती। तो ये सब चीजें क्या कहलाती है? साका कहलाती है। तो केसरिया पगड़ी बांधने का रीजन क्या है? कि साके के समय पहने जाने वाली पगड़ी क्या है? केसरिया है। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं। इससे अगला आता है अंगरखी। क्या आता है? अंगरखी। सभी लोग नाथ द्वारा गए हैं, है ना? नाथ द्वारा गए होंगे आप सभी। नाथ द्वारा जब हम जाते हैं तो बाहर जो हमको दर्शन कराने के लिए हमारे लिए कुछ लोग हमारे पीछे होते हैं कि हमें आपको दर्शन करा देते हैं। तो उन लोगों ने जिस तरह का वस्त्र पहना होता है वो होता है अंगरखी। कैसा वस्त्र होता है? ऊपर कॉलर नहीं होती है। क्या नहीं होती है? कॉलर नहीं होती, सिर्फ यहाँ पूरे कंधे तक होता है, और यहाँ पे क्या होती है? डोरी बांधी जाती है ना? साइड में क्या बांधते हैं? डोरी बांधते हैं। इस अंगरखी को गांव के अंदर कहते हैं बुकतरी। क्या कहते हैं? बुकतरी। या फिर कहते हैं तनसुक। क्या कहते हैं? तनसुक। या फिर कहते हैं डगला। क्या कहते हैं? डगला। डगला क्यों कहते हैं? जैसे हम कहते हैं ना, कहीं कोई चीज इकट्ठी हो गई तो ये डगला हो गया, तो वो डोरी बांध देते तो क्या हो जाती है? इकट्ठी हो जाती है, तो वो क्या हो जाता है? डगला हो जाता है। तो गांव के अंदर कहते हैं बुकतरी, तनसुक या फिर डगला, या बगलबंदी। बगलबंदी मतलब हमारे हाथ के नीचे की साइड में बंधने वाली। तो 3 तरह के नाम आ गए। अगर क्वेश्चन आ जाए तनसुक, बुकतरी, डगला और बगलबंदी है, तो आप जाएंगे किस पे? अंगरखी पे। क्या है? अंगरखी पे। तो इसको लिख सकते हैं, बिना कॉलर वाला वस्त्र, बिना कॉलर वाला, बिना कॉलर वाला वस्त्र, बिना कॉलर वाला वस्त्र जिसके दाईं ओर, बाईं ओर, बाईं ओर कसे बांधने के लिए होती है,
कसे बांधने के लिए होती है, कसे बांधने के लिए होती है, अंगरखी कहलाता है। क्या कहलाता है? अंगरखी कहलाता है, अंगरखी कहलाता है। अंगरखी को गांवों में, अंगरखी को गांवों में क्या कहा जाता है? बुक्तरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुक्तरी। अंगरखी को गांवों में क्या कहा जाता है? बुक्तरी कहा जाता है। इसके और अन्य नाम हैं, अंगरखी के अन्य नाम, अंगरखी के अन्य नाम हैं डगला, बगलबंदी, डगला, बगलबंदी और तनसुक। देखो ध्यान रखना, एक यहाँ पे तनसुक है, एक आत्मसुक और आएगा, इसलिए ध्यान रखना। तनसुक तो क्या है? अंगरखी। और एक आएगा आत्मसुक। आत्मसुक क्या होता है? ऊपर सर्दी के वस्त्रों, सर्दी के दिनों में ऊपर से लेके यहाँ तक, ऊपर से लेके नीचे तक पहने जाने वाला वस्त्र जो होगा वो होगा आत्मसुक। क्या होगा? आत्मसुक। और तनसुक क्या है? अंगरखी। तनसुक क्या है? अंगरखी। चले आगे, आगे चले। अब देखो एक साफा। साफा क्या है? लंबाई में कम होता है, लंबाई में कम परंतु, लंबाई में कम परंतु चौड़ाई में क्या होता है? अधिक होता है। चौड़ाई में क्या होता है? अधिक होता है। लंबाई में कम परंतु चौड़ाई में क्या होता है? अधिक होता है। पांच रंगों से रंगा हुआ साफा, पांच रंगों से रंगा हुआ साफा, पांच रंगों से रंगा हुआ साफा क्या कहलाता है? बावरी कहलाता है। क्या कहलाता है? बावरी। हम कहते हैं ना हमारे पचरंगी साफा है, तो पचरंगी साफा क्या कहलाता है? बावरी कहलाता है। क्या कहलाता है? बावरी कहलाता है। और लाल चूंदड़ वाला साफा तो सबने देखा होगा, पूरा लाल होता है पर उसके ऊपर सफेद सफेद क्या होते हैं? डॉट होते हैं। तो वो जो सफेद डॉट वाला सिंगल कलर वाला साफा होता है उसको कहते हैं राजशाही साफा। कौन सा कहते हैं? जो कि सभी जगह चलता है। जयपुर में भी बांधते हैं, उदयपुर में भी बांधते हैं, जोधपुर में भी बांधते हैं। और राजस्थान के अंदर जो साफा चलता है उसको कहते हैं राजशाही साफा। कौन सा साफा? तो एक कलर वाला, एक कलर वाला साफा, एक कलर वाला साफा सामान्यतः लाल होता है, सामान्यतः लाल, सामान्यतः लाल, जिस पर सफेद बूंदें होती है, जिस पर सफेद क्या होती है? बूंदें होती है, वो साफा क्या कहलाता है? राजशाही साफा कहलाता है। राजशाही साफा, राजशाही साफा कहलाता है। राजशाही साफा क्या करता है? कहलाता है। राजशाही साफा कहलाता है। चले आगे। अब मैंने कल आपको बताया था कि विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी कहाँ रखी गई है? बागोर की हवेली के अंदर। कहाँ रखी गई है? बागोर की हवेली के अंदर। तो नोट डाल के लिख लो, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी बागोर की हवेली, बागोर की हवेली उदयपुर में रखी गई है। बागोर की हवेली उदयपुर में रखी गई है। बागोर की हवेली उदयपुर में रखी गई है। आगे चले। आगे देखो जामा। एक होता है जामा। क्या होता है? जामा क्या होता है? आपने सबने अनारकली सूट देखा है? अनारकली सूट नीचे से कैसा होता है? घेर वाला होता है। इस तरह का जो वस्त्र है वो रजवाड़े में कौन लोग पहनते थे? जब युद्ध करने जाते थे। क्या करते थे? युद्ध करने जाते समय क्या पहनते थे? जामा पहनते थे। और इस जामे के ऊपर क्या किया जाता था? एक अंगरखी पहन सकते, खुली वाली अंगरखी। कैसी? जिसके बाहें नहीं हो, आगे सिर्फ ऐसा चोली जैसा जो होता है,
आगे जैसे कैसा होता है, चोली जैसा, जैसे उसके आगे क्या होंगी, बाहें नहीं होंगी, बाहें तो उसकी जामे की आ जाएंगी, और ऊपर एक चोली जैसा पहन लेते तो वो क्या कहलाता है, जामा कहलाता है। पहले जो जामे प्रचलन में थे वो थे कोणदार, यानी तीखे, इस तरह से शेप होता था। जब से अकबर आए, मुगल सम्राट अकबर आए, तब से जो जामे की आकृति हो गई वो कैसी हो गई, गोलाकार। कैसी हो गई, गोलाकार। तो जामा क्या होता है, युद्ध में जाते समय, युद्ध में जाते समय, युद्ध में जाते समय ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर पहना गया घेरदार वस्त्र, घेरदार वस्त्र, घेरदार वस्त्र, जिस पर खुली अंगरखी पहनी जाती है, खुली अंगरखी पहनी जाती है, खुली अंगरखी क्या की जाती है, पहनी जाती है। पहले जामे कोनदार हुआ करते थे, कोनदार होते थे, परंतु सम्राट अकबर ने घेरदार जामे को प्रयोग किया। जोधा अकबर देखिए, सबने देखा, उसके अंदर ऋतिक रोशन पहनता है वो ऐसा घेरदार सा वस्त्र, है ना। एक गाना भी है, गाने के अंदर आता है वो क्या कहलाता है, जामा कहलाता है। क्या कहलाता है, जामा कहलाता है। ठीक है, तो घेरदार जामे कब से प्रयोग प्रचलन में आए, अकबर के समय से। उससे पहले कैसे होते थे, कोणदार होते थे। कैसे होते थे, कोणदार होते थे। चले आगे, अगला आता है खेस। क्या आता है, खेस। नाम देखना इनके, खेस क्या होता है, सर्दी के अंदर जो पुरुष होते हैं वो अपने कंधे के ऊपर एक कपड़ा रखते हैं या वस्त्र रखते हैं, वो कहलाता है खेस। क्या कहलाता है, खेस कहलाता है। सर्दी के दिनों में पुरुषों द्वारा कंधे पे रखा गया वस्त्र क्या कहलाता है, खेस कहलाता है। सर्दियों के दिनों में पुरुषों के द्वारा कंधे पर डाला गया वस्त्र, कंधे पर डाला गया वस्त्र क्या कहलाता है, खेस कहलाता है। कंधे पर डाला गया वस्त्र क्या कहलाता है, खेस कहलाता है। कंधे पर डाला गया वस्त्र क्या कहलाता है, खेस कहलाता है। एक आता है धोती। सबको पता है क्या होती है, कितनी लंबाई और चौड़ाई होती है, पता है किसी को। धोती क्या होती है, सफेद रंग का 4 मीटर तो लंबा और 90 सेंटीमीटर चौड़ा। कितना, 4 मीटर लंबा और 90 सेंटीमीटर चौड़ा एक कपड़ा होता है सफेद रंग का, जिनको पुरुष कमर से नीचे की ओर बांधते हैं। तो कमर से नीचे की ओर बांधा गया वस्त्र, कमर से नीचे की ओर बांधा गया वस्त्र जिसकी लंबाई, बांधा गया सफेद वस्त्र जिसकी लंबाई तो होती है 4 मीटर व चौड़ाई 90 सेंटीमीटर होती है। चौड़ाई 90 सेंटीमीटर होती है। चौड़ाई क्या होती है, 90 सेंटीमीटर होता है। तो उदयपुर की पगड़ी और जोधपुर का साफा अपनी बंधाई के लिए पूरे राजस्थान के अंदर क्या है, फेमस है। पूरे राजस्थान के अंदर क्या है, फेमस। फिर अगला आता है अपने पास में, इसके बाद में आत्म सुख। क्या आता है, आत्म सुख।
तनसुख तो पता चल गया क्या है, क्या है तनसुख, अंगरखी, ध्यान रखना। और आत्म सुख क्या है, सर्दियों के दिनों में राजा महाराजाओं द्वारा ऊपर से नीचे तक जो वस्त्र पहना जाता था वो कहता था आत्म सुख। और सबसे पुराना आत्म सुख सिटी पैलेस जयपुर के अंदर रखा गया है। कहां पे रखा हुआ है, सिटी पैलेस जयपुर के अंदर। तो ऊपर सर्दियों में ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर पहना गया वस्त्र सबसे पुराना आत्म सुख, सबसे पुराना आत्म सुख सिटी पैलेस, सबसे पुराना आत्म सुख सिटी पैलेस जयपुर में रखा गया है। सबसे पुराना आत्म सुख जयपुर में रखा गया है। पायजामा सबको पता है ना, पर अगर चूड़ीदार पजामे की जगह अपन ऊपर से ऐसा फूला हुआ और नीचे से चूड़ीदार पजामा पहनते हैं उसको क्या कहते हैं, ब्रिजेश। क्या कहते हैं, ब्रिजेश। ब्रिजेश कहाँ की फेमस है, जोधपुर की। कहाँ की फेमस है, जोधपुर की। पर अगर बच्चे जो पजामा पहनते हैं, बच्चे, छोटे बच्चों द्वारा जो पहना जाने वाला पजामा है वो है सूथना। कैसे याद रखोगे सूथना है तुम्हारे, हाँ बस वो जैसे मम्मी कहती है ना, ज्यादा मस्ती करोगे तो मैं तुम्हारे को सूत दूंगी, तो उसको याद रखना कि बच्चों द्वारा पहने जाने वाला जो पजामा है वो क्या है, सूतना। तो एक बार नोट डाल के लिख लो, बच्चों द्वारा पहना गया पायजामा, बच्चों द्वारा पहना गया पायजामा क्या कहलाता है, सूथना कहलाता है। क्या कहलाता है, सूथना कहलाता है, सूथना कहलाता है। अब नोट में ही कुछ और बातें और लिखेंगे अपन। चले आगे। देखो मेवाड़ की जो पगड़ी है, मेवाड़ की पगड़ी वो कैसी पगड़ी है, चपटेदार पगड़ी है। कैसी पगड़ी है, चपटेदार। मेवाड़ की पगड़ी कैसी है, चपटेदार। देखिए बिल्कुल गोल रहती है, मतलब यूं ऐसी चपटी हो जाती है, दबाते हैं अपन उसको तो ठीक है। और मारवाड़ की जो पगड़ी है, मारवाड़ की पगड़ी खिड़कीदार। कैसी, खिड़कीदार। मारवाड़ की पगड़ी कैसी है, खिड़कीदार। कैसी है, खिड़कीदार, या छज्जेदार भी बोल सकते हैं इसको, छज्जेदार भी बोल सकते हैं। और जयपुर की जो पगड़ी है, जयपुर की पगड़ी कैसी है, खूंटेदार। कैसी है, खूंटेदार। कैसी है, खूंटेदार। पगड़ी के ऊपर कुछ अपन रत्न लगाते हैं, यानी कोई आभूषण लगाते हैं उसको सुंदर दिखाने के लिए। क्या लगाते हैं, आभूषण लगाते हैं, उसको कहते हैं रतन पेच। तो पगड़ी को आकर्षक दिखाने के लिए, पगड़ी को आकर्षक दिखाने के लिए, पगड़ी को आकर्षक दिखाने के लिए जो आभूषण लगाया जाता है, जो आभूषण लगाया जाता है वो क्या कहलाता है, रतन पेच कहलाता है। क्या कहलाता है, रत्न पेच। रत्न पेच कहलाता है, रत्न पेच कहलाता है, रत्न पेच कहलाता है। एक दशहरे के अवसर पर एक पगड़ी बांधी जाती है, उसको कहते हैं मदील। ये आया हुआ प्रश्न है कि दशहरे के अवसर पर बांधी गई पगड़ी क्या कहलाती है, मदील कहलाती है। तो दशहरे के
दशहरे के अवसर पर, दशहरे के अवसर पर बांधी गई पगड़ी, बांधी गई पगड़ी क्या कहलाती है? मदील कहलाती है। नाम याद रखना, मदील, मदील। दशहरे के अवसर पर बांधी गई पगड़ी मदील कहलाती है। दशहरे के अवसर पर बांधी गई पगड़ी क्या कहलाती है? मदील कहलाती है। चलें आगे। एक होता है गुग्गी। क्या होता है पता है? देखिए किसी ने गुग्गी बारिश में ओढ़ते वक्त, है ना, प्लास्टिक की होती, बारिश के अंदर ओढ़ते। पहले के समय में लोग ऊन की बनाया करते थे, पर अब जैसे समय का प्रचलन अलग हो गया है, काम अलग हो गया है, खेतों में लोग काम करते हैं, बारिश होती है तो बारिश से बचने के लिए क्या ओढ़ते हैं? गुग्गी ओढ़ते हैं। आप महाराष्ट्र साइड चले जाओ, एमपी साइड चले जाओ, वहां जनरली महाराष्ट्र साइड जहां लोग चावल की खेती करते हैं। किसकी खेती करते हैं? चावल की खेती करते हैं। वो चावल की खेती करते वक्त वो लोग क्या करते हैं? नीचे से जमीन से क्या करते हैं? चावल को, एक एक चावल के पत्ती को क्या करते हैं? चुनते हैं। फिर वहां से वो ट्रक में लोड करके फिर अगली जगह क्या किया जाता है? चावल बोया जाता है। पहले एक छोटी जगह पे चावल बोया जाता है, एक छोटी जगह पे क्या करते हैं? चावल के पौधों का रोपण विधि से क्या करते हैं? चावल को बोते हैं। फिर क्या करते हैं? बारिश का समय होता है, बारिश में वो लोग गुग्गी ओढ़े रहते हैं और वहां से वो चावल क्या करते हैं? चुनते हैं। फिर बड़े खेत में जाके वो चावल को क्या किया जाता है? बोया जाता है। तो चावल पहले छोटी जगह बोया जाता है, फिर उसको निकाला जाता है और फिर अगली जगह बोया जाता है। तो उस समय क्या होता है? बारिश का समय होता है। तो जनरली लोग महाराष्ट्र के अंदर क्या करते हैं? गुग्गी ओढ़ के क्या करते हैं? खेती करते हैं। तो वर्षा से बचने हेतु ओढ़ा गया वस्त्र, वर्षा से बचने हेतु, वर्षा से बचने हेतु ओढ़ा गया वस्त्र, वर्षा से बचने हेतु ओढ़ा गया वस्त्र क्या कहलाता है? गुग्गी कहलाता है। गुग्गी कहलाता है, गुग्गी कहलाता है। एक मैंने खेस बताया आपको, पुरुषों के कंधे पे डाला जाने वाला वस्त्र, और पुरुष अगर कंबल की तरह किसी वस्त्र को ओढ़ ले तो वो कहलाता है पछेवड़ा। क्या कहलाता है? पछेवड़ा। ध्यान रखना दोनों में, कंधे पे डाला गया तो खेस और ओढ़ा गया कंबल की तरह वो क्या कहलाएगा? पछेवड़ा। तो सर्दियों में पुरुषों द्वारा कंबल की तरह ओढ़ा गया वस्त्र, कंबल की तरह ओढ़ा गया वस्त्र। एक आता है पटका। क्या आता है? पटका। मैंने आपको अंगरखी बताया है ना। अंगरखी दो प्रकार की होती है, एक तो यहाँ कमर तक आती है, एक आती है वो नीचे तक आती है। कहाँ तक आती है? नीचे तक आती है। तो जो नीचे तक की जो अंगरखी पहनी जाती है, जहां यहाँ साइड में डोरियां बांधी जाती है, उसके ऊपर कमर पे एक पट्टा लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? पट्टा लगाया जाता है। उस पट्टे के अंदर कटार या क्या रखी जाती है? तलवार रखी जाती है। तो वो क्या कहलाता है? पटका। तो अंगरखी के ऊपर पहने जाने वाला ऐसा कपड़ा, कमर के ऊपर पहने जाने वाला ऐसा कपड़ा जिसके अंदर क्या रखी जाती है? कटार या तलवार रखी जाती है, तो वो क्या कहलाता है? पटका कहलाता है। अंगरखी के ऊपर कमर पर पहना गया कपड़ा, कमर पर पहना गया अंगरखी के ऊपर कमर पर पहना गया कपड़ा जिस पर या जिसमें कटार या तलवार रखी जाती है। क्या रखी जाती है? कटार या तलवार रखी जाती है। कटार या तलवार रखी जाती है। तो तन सुख की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? अंगरखी। आत्म सुख क्या है? ऊपर से नीचे तक सर्दी में पहने जाने वाला वस्त्र। पटका क्या है? अंगरखी के ऊपर कमर पे बांधे जाने वाला कपड़ा जिसके अंदर की क्या रख सकते हैं अपन? कटार या तलवार रख सकते हैं। जामा क्या है? ऊपर से लेके नीचे तक पहने जाने वाला घेरदार वस्त्र जो युद्ध के समय जनरली पहना जाता है, जैसा आपने जोधा अकबर मूवी के अंदर भी देखा होगा, एक डांस के अंदर पहनते हैं, है ना। तो वो क्या है? जामा है। आगे चले।
अब आदिवासी पुरुषों के वस्त्र ले, क्योंकि अपन पुरुषों के वस्त्र की चर्चा करें तो उसमें अपन आदिवासी पुरुषों के वस्त्र ले लेते हैं, फिर स्त्रियां सब एक साथ करेंगे और आभूषण भी एक साथ करेंगे। तो आदिवासी पुरुषों के वस्त्र, आदिवासी पुरुषों के, आदिवासी पुरुषों के वस्त्र, आदिवासी पुरुषों के वस्त्र। सबसे पहला आता है पोतिया। क्या आता है? पोतिया। पोतिया क्या होता है? सफेद रंग का साफा होता है। क्या होता है? सफेद रंग का साफा, जिसको आदिवासी पुरुष अपने कहां बांधते हैं? सिर पर बांधते हैं। कहां पर बांधते हैं? सिर पर बांधते हैं। सफेद रंग का साफा, कलर कैसा है? सफेद है। सफेद रंग का साफा, सफेद रंग का साफा जिसे आदिवासी पुरुष अपने सिर पर बांधते हैं, अपने सिर पर बांधते हैं। और हम जो बांधते हैं सफेद रंग का साफा, वो क्या कहलाती है? साफी। क्या कहलाती है? साफी। देखिए साफी, अलवर, भरतपुर, इधर के जो क्षेत्र हैं, ब्रज वाले क्षेत्र हैं, वहां के लोगों के गले में होगी, गले में नहीं होगी तो सिर पे होगी, वो क्या कहलाती है? साफी कहलाती है। आगे चलते, ये तो है सफेद रंग का साफा। एक होता है फेटा। क्या होता है? फेटा। तो भील पुरुषों का, जनरली ये जो पोतिया है ये भील जनजाति बांधती है। कौन सी जनजाति बांधती है? भील जनजाति। भील जनजाति के पुरुष बांधते हैं। तो भील पुरुषों का रंगीन साफा, भील पुरुषों का रंगीन साफा क्या कहलाता है? फेटा। क्या कहलाता है? बोलते नहीं हो तुम, है? भील पुरुषों का रंगीन साफा फेटा कहलाता है। फेटा कहलाता है। भील पुरुषों का रंगीन साफा क्या कहलाता है? फेटा कहलाता है। एक होता है अंगोछा। क्या होता है? अंगोछा। अंगोछा जो होता है ना, उसको भी ये लोग क्या करते हैं? सिर पे बांधते हैं। क्या करते हैं? सिर पे बांधते हैं। और ये जो अंगोछा फेमस है वो है केरी भात का अंगोछा। क्या है? सबसे ज्यादा लोकप्रिय, सबसे ज्यादा क्या है? लोकप्रिय। तो सिर पर बांधे जाने वाला, सिर पर बांधे जाने वाला वस्त्र, बांधे जाने वाला वस्त्र क्या है? अंगोछा है। और सबसे प्रसिद्ध कौन सा है? केरी भात का अंगोछा। कैसा? केरी भात का अंगोछा। केरी भात का अंगोछा। केरी भात का अंगोछा क्या है? सबसे फेमस है। तो पोतिया तो क्या है? सफेद रंग की पगड़ी। फेटा क्या है? रंगीन साफा। फेटा क्या है? रंगीन साफा। आगे चले, एक है ढेपाड़ा। क्या है? ढेपाड़ा। ढेपाड़ा क्या होता है? जो भील जनजाति है उसके अंदर जो पुरुष है, उन पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली तंग धोती। कैसी धोती? तंग धोती क्या कहलाती है? ढेपाड़ा कहलाती है। तो भील पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली, भील पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली तंग धोती, तंग धोती क्या कहलाती है? तंग धोती ढेपाड़ा कहलाती है। तंग धोती क्या कहलाती है? ढेपाड़ा कहलाती है। याद रखना। फेटा क्या है? अभी भूल जाओगे, अभी 1 सेकंड लगेगा। फेटा क्या है? पर क्या है? फेटा क्या है? रंगीन साफा। भील पुरुषों का रंगीन साफा। पोतिया क्या है? भील पुरुषों का सफेद साफा। ढेपाड़ा क्या है? भील पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली तंग धोती, वो क्या है? ढेपाड़ा। अंगोछा क्या है? सिर के ऊपर बांधे जाने वाला कपड़ा, जिसे हम अंगोछा कहते हैं। केरी भात का अंगोछा सबसे ज्यादा क्या है? फेमस है। एक है खपटा। क्या है? अब इनके नाम तुमको बड़े मुश्किल होंगे। खपटा क्या है? सहरिया जनजाति द्वारा, सहरिया जनजाति द्वारा, सहरिया जनजाति द्वारा पहना गया साफा। सहरिया जनजाति द्वारा पहना गया साफा। तो साफे कितने प्रकार के आ गए?
आदिवासी जनजातियों में, आदिवासी जनजाति सबसे पहला आ गया पोतिया। पोतिया क्या है? भील पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला सफेद साफा। फिर क्या है? खपटा, सहरिया जनजाति द्वारा पहने जाने वाला, सहरिया जनजाति द्वारा पहने वाला साफा। खोइतू, खोइतू क्या है? एक तो मैंने ढेपाड़ा बता दिया, भील पुरुषों में पहने जाने वाली तंग धोती, पर अगर नॉर्मल धोती पहनते हैं जो भील पुरुष तो वो कहलाती है खोइतू। क्या कहलाती है? खोइतू। तो भील पुरुषों में, भील पुरुषों में कमर से नीचे तक पहनी गई, नीचे तक पहनी गई लंगोटी धोती, लंगोटी या धोती, वो क्या कहलाती है? खोइतू कहलाती है। अब इससे आगे की चर्चा जो है महिलाओं के आभूषण, महिलाओं के वस्त्र और महिलाओं के आभूषण, उसमें भी आदिवासी स्त्रियों के वस्त्र अलग और जो नॉर्मल लेडीज के वस्त्र आते हैं वो अलग, उसकी चर्चा आगे करेंगे।